हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका जो है मेसोपोटामिया ख़त्म हो गया था, देन आपका मिस्र की सभ्यता स्टार्ट हो गया था। तो मिस्र की सभ्यता को मैंने बताया था कि इस टाइम पे जो है 30 राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया और इनको जो है राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टियों से इस देश को राजवंशी काल को 8 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। तो मैंने आप लोग को उन 8 के नाम बताए थे। तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट था प्रागवंशीय युग, वो स्टार्ट हो गया था, प्रागवंशीय एवं प्रारंभिक राजवंशीय युग। तो उसी से रिलेटेड ही ये वीडियो है, प्रागवंशीय एवं प्रारंभिक राजवंशीय से। तो वो स्टार्ट किया था मैंने और अभी आपका वो जो है बाकी रह गया था, तो इसमें हम उसको कवर करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको थोड़ा सा प्रागवंशीय एवं प्रारंभिक राजवंशीय युग बताया था या कला के बारे में बताया था, तो वो देखते हैं, देन फिर हम देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रागवंशीय मिस्र प्रारंभ में छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों की तुलना अनेक दृष्टि से सुमेरियन नगर राज्यों से की जाती थी। तो जो प्रागवंशीय कला है या प्रागवंशीय जो टाइम पीरियड है, काल है, तो वो जो है छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था। किस तरह, जैसे सुमेरियन नगर था, छोटे छोटे राज्य में विभाजित था, आपको बताया था, वैसे ही ये भी। तो इसकी तुलना जो है सुमेरियन नगर से की जाती है। किंतु सुमेरियन नगर राज्य जो है वो ऐतिहासिक युग में उत्पन्न हुआ था, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता है, जो मिस्र के टाइम पीरियड है, वो सारे प्रागैतिहासिक के टाइम से ही देखने को मिलते हैं। तो नागरिक जीवन और देश के शासन के धर्म में इनका इतना अटूट संबंध था कि मिस्री भाषा में राज्य के लिए कोई शब्द नहीं था। तो ये जो है धार्मिक संबंध इनका राज्य से बहुत अटूट संबंध था, घनिष्ठ संबंध था इनका। और जो संस्था वे राज्य को शाश्वत मानते थे, मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं मानते थे, अपरिवर्तनशील संस्था मानते थे राज्य को। और इसका जो प्रतीक होता था वो फरोह होता था। आपको बताया था मैंने जो है लास्ट वीडियो में कि जो ये प्रतीक मानते थे फरोह, वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, तो राज्य का जो प्रतीक होता था वो फरोह होता था। और मिस्री निवासी मृत्यु के जीवन का अंत न मानकर घटना विशेष मानते थे। उन्होंने परलौकिक जीवन की कल्पना बहुत कुछ अपने जीवन के अनुरूप की है। अब देखिए, जो मिस्र में रहने वाले लोग थे, तो जैसे हम लोग मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमारे जीवन का अंत हो जाता है, तो ये जो है वो चीज़ें स्वीकार नहीं करते थे कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत हो जाता है। तो इनका मानना था कि वो बस एक घटना है, जो मृत्यु है वो एक घटना है। उन्होंने परलौकिक जीवन की कल्पना, बहुत कुछ जो परलौकिक जीवन में होता है, तो वो अपने हिसाब से अपने जीवन के अनुरूप ही उसकी कल्पना, उसकी इमेजिनेशन कर लेते थे। और ये मानते थे कि जो मनुष्य होता है उसके साथ एक शक्ति विशेष आती है जिसको का कहते हैं, और वो जन्म के समय मनुष्य के साथ आती है, जीवन भर साथ रहती है, मृत्यु उपरांत भी वो तब तक मानव के साथ रहती है जब तक ईश्वरीय न्याय नहीं हो जाता, उस दिन तक वो उसके मकबरे में होती है। तो मृत्यु उपरांत उन्हें उन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसको वो अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते थे। इसी विचार को यूनानियों ने भी अपनाया हुआ था। तो ये जो है मानते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ जो आत्मा है का जो रहती है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए वो जो दैनिक जीवन में मनुष्य सामान यूज़ करता है, उपकरण यूज़ करता है, वो उस मनुष्य के साथ दफना देते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। अब देखते हैं कि और क्या है प्रागवंशीय काल में। संभवतः मिस्र का यह दर्शन मिस्र निवासियों के पश्चिम देशों के लिए महत्वपूर्ण देन थी। यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, इसको देन कर लेना आप लोग, ये यहाँ पे। तो ये जो मिस्र के जो दर्शन है या निवासियों के दर्शन मिस्र निवासियों के पश्चिमी देशों के लिए महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। मिस्रवासी अपने फरोह जो ईश्वर के प्रतीक थे कि मृत शरीर को सदियों तक उसी रूप में देखना चाहते थे, और वे मृत शरीर को विशेष विधि द्वारा सुरक्षित रखने का उपाय भी जानते थे। तो जो मिस्रवासी थे तो वो अपने ईश्वर का प्रतीक फरोह को मानते थे। फरोह जो ईश्वर का प्रतीक थे, मृत शरीर को सदियों तक उसी रूप में देखना चाहते थे। जैसे इनका एक प्रतीक था फरोह, तो ये जो है वो कभी ये मानते थे कि वो कभी नहीं मरता है, तो वैसे ही ये मनुष्यों को भी या मृत शरीर को भी देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो मृत शरीर है वो बहुत टाइम तक उसी तरह बनी रहे। तो वो जो है मृत शरीर को बहुत विशेष विधियों द्वारा उसको सुरक्षित रखने का उपाय भी जानते थे कि कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है मृत शरीर को, ताकि वो वैसी की वैसी ही बनी रहे जैसे फरोह होता है। तो अब आगे देखते हैं। प्रारंभ में रेत में गड्ढा खोद कर मृतकों को दफनाया जाता था, किंतु धीरे धीरे यह मस्तबा अर्थात चबूतरे का रूप धारण करने लगा और प्राचीन राजवंश में पिरामिडों में परिणित हो गए। अब देखिए,
प्रारंभ में ये क्या करते थे, स्टार्टिंग में ये गड्ढा खोद कर रेत में जो मृतक शरीर होता था उसको दफना देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मस्तबा अर्थात चबूतरा बनाने लगे। अभी मस्तबा की आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी आगे। तो ये चबूतरे की तरह जो है बनाने लग गए। मृतक जब दफना देते थे उसके ऊपर चबूतरा एक रूप बना देते थे, धारण कर देते थे चबूतरे का या मस्तबे का रूप धारण कर देते थे। उसके बाद क्या हुआ, प्राचीन राजवंश में पिरामिडों में परिणित हो गया। अभी आप प्राचीन राजवंश आगे पढ़ेंगे तो प्राचीन राजवंश में वो पिरामिड आपने बहुत सुने होंगे पिरामिड के बारे में, तो मिस्र के पिरामिड, तो ये जो है उसमें परिणित मतलब उसका रूप इन्होंने ले लिया, पिरामिड में परिणित हो गए सॉरी। तो मस्तबे में सबसे नीचे एक शव कक्ष बनाया जाता था जिसमें मृत शरीर के रासायनिक क्रिया द्वारा सुरक्षित कर कास्ट पेटिका में रखकर अंदर बंद कर दिया जाता था। अब देखिए जो मस्तबा होता था इनका, तो उसमें सबसे नीचे शव कक्ष बनाया जाता था उस मस्तबे में, और जिसमें मृत शरीर के रासायनिक क्रिया द्वारा सुरक्षित कास्ट पेटिका में रखकर अंदर बंद कर दिया जाता था। तो जो इनका शव कक्ष बनाया जाता था मस्तबे में सबसे नीचे, उसमें वो रासायनिक क्रिया द्वारा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डालते थे ताकि उनका जो मृत शरीर है वो सुरक्षित रहे। तो उसको फिर कास्ट पेटिका, लकड़ी की बनी हुई पेटिका में, जो ताबूत बताया था आप लोग को, तो उसमें जो है इसको रख देते हैं और उसी के अंदर फिर इसको बंद कर दिया जाता है। उसी शव कक्ष के अंदर जो है इसको रख दिया जाता है और लकड़ी की कास्ट पेटिका में शव को रखकर बंद कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। इसके साथ ही आवश्यक सामग्री तथा उसके प्रिय संबंधियों, पशुओं आदि को भी जीवित गाड़ दिया जाता था तथा आगे कक्ष के मार्ग को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया जाता था। अब देखिए जो मृतक शरीर होता था तो उसके साथ साथ वे बहुत सारी सामग्री गाड़ते थे। आपको बताया लास्ट वीडियो में और अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि जब इनके किसी भी मानव की मृत्यु हो जाती है तो ये उसके साथ बहुत सारी आवश्यक सामग्री जो यूज़ में लाता था उसको गाड़ देते थे। तो वो सामान को, उपकरण को, तो आवश्यक सामग्री को तो गाड़ते ही थे, किंतु उनके साथ साथ जो उनके प्रिय होते थे, चाहे वो पशु हो या फिर कोई मानव हो, प्रिय हो, तो क्या करते थे, उसको भी जीवित गाड़ देते थे उसी के साथ ही। और क्या करते थे, आगे का कक्ष जो है, जो पूरा कक्ष बनाते थे, तो उसका जो आगे का मार्ग होता था उसको अवरुद्ध कर दिया जाता था, मतलब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था। उसी मृतक शरीर के साथ गाड़ के कक्ष के अंदर ये उसको फिर से बंद कर देते थे। किसको, उसमें जो कक्ष बनता था उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते थे, मतलब बंद कर देते थे। ऊपर एक कक्ष में भित्तियों पर मृतक के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को रिलीफ चित्रों में अंकित किया जाता था तथा एक कक्ष में मृतक की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। अब देखिए नीचे तो ये वाला कक्ष बनाते थे जिसमें ये मृतक को दफनाते थे या गाड़ते थे, उसमें कास्ट पेटिका में रखे, और उसके संबंधियों को या उसके जो प्रिय पशु होते थे उनको दफना देते थे। और ऊपर जो कक्ष बनती थी उनकी भित्तियों पर क्या होता था, मृतक मर गया है जो इंसान, उसके जीवन से रिलेटेड, उससे जो उसके जीवन में प्रमुख घटनाएं हुई उनसे संबंधित रिलीफ चित्र बनाते थे, अंकित करते थे उसमें। और एक कक्ष में उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्ति बनाते थे, किसकी, जो मृतक है, जो मर गया है, उसकी प्रतिमा स्थापित कर देते थे। धीरे धीरे जीवित व्यक्तियों व पशुओं का स्थान प्रतिमाएं लेने लग गई। प्रागवंशी परलोकवादी या चिंतन धारा ही पिरामिड युगीन धर्म व संस्कृति का आधार बनी। अब देखिए जैसे ये जीवित व्यक्तियों को, पशुओं को गाड़ देते थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये बंद हो गया। अभी आप आगे थर्ड ईयर में पढ़ेंगे चीन में, तो कन्फ्यूशस ने ही इस प्रथा को खत्म किया था। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे पशुओं को, जो जीवित पशु और व्यक्ति होते थे, उनको दफनाना बंद कर दिया, उनका स्थान प्रतिमाओं ने ले लिया, मतलब उनके स्थान पे उन्होंने मूर्तियों को गाड़ना स्टार्ट कर दिया। और फिर इनमें प्रागवंशी परलोकवादी या चिंतन धारा ही पिरामिड युगीन धर्म व संस्कृति का आधार बनी। अब फिर इन्होंने क्या किया, पिरामिड का रूप ले लिया, तो उसी से ही इनके जो है आगे ये धर्म और संस्कृति का आधार बनी। क्या बनी, पिरामिड जो इन लोगों ने बनाया वो। इस प्रकार फरोह देवताओं तथा मरणोपरांत जीवन की कल्पना व आवश्यकताओं का आधार लेकर मिस्र की कला एवं मृत्यु संबंधी संस्कारों तथा धार्मिक संबंधी ग्रहों के निर्माण का एक लक्ष्य लेकर चली, जिसे हम मृतकों की कला कह सकते हैं। अब देखिए जो मिस्र की कलाएं हैं उसके जो ये देवता को मानते थे, फरोह देवता को मानते थे वो, और जो मरणोपरांत जीवन की कल्पना करते थे, मैंने बताया था ना कि ये अपने जीवन के अनुरूप ही कल्पना कर लेते थे, परलोक में जो चीज़ें होती हैं। तो जो मरणोपरांत
जो जीवन की कल्पना करते थे वो, और आवश्यकताओं के आधार लेकर मिस्र की कला एक मृत्यु संबंधी संस्कारों तथा धार्मिक समाधि ग्रहों के निर्माण का एक लक्ष्य लेकर चली। तो जो मृत्यु से संबंधित संस्कार होते थे और जो धार्मिक समाधि ग्रह बनते थे, जैसे अभी आपको पूरा समाधि ग्रह के बारे में बताया कि कैसे निर्माण करते थे, तो ये सारी चीज़ें मिस्र में चल रही थी, या फिर इन्हीं का एक ये लक्ष्य था जिसको लेकर ये चल रही थी। तो इसीलिए इसको मृतकों की कला भी कहा जाता है। किसको? मिस्र की कला को मृतकों की कला भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ये जो आपको बताया कि ये फरो देवता को मानते थे, मरणोपरांत जीवन की कल्पना करते थे, फिर यहाँ पे मृत्यु संबंधी संस्कार होते थे, धार्मिक समाधि ग्रह निर्माण होते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये चीज़ें लेके चल रहे थे, तो इन्हीं के कारण ये मृतकों की कला कहा गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो ये जो है देखिए, आपको ये मस्तबा या बताया था कि चबूतरा या मस्तबा रूप लेने लग गया, तो वो ये है। यहाँ पे देख लीजिए कि पहले ये तो रेत में गाड़ते थे, फिर ये चबूतरों का या मस्तबे का रूप लेने लग गए थे। तो ये ऐसे मस्तबा बनते थे मिस्र में। तो मिस्र के छोटे छोटे नगर राज्य 4000 ईसा पूर्व के लगभग संयुक्त होकर दो राज्यों में एकीकृत हो गए। उत्तरी मिस्र तथा दक्षिणी मिस्र दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। तो मिस्र में जो छोटे छोटे नगर राज्य डिवाइड थे, तो बताया था आपको, जैसे सुमेरियन में छोटे छोटे नगर राज्य डिवाइड थे, वैसे ही मिस्र में भी ऐसा था। तो इसमें क्या हुआ, जो छोटे छोटे नगर राज्य 4000 ईसा पूर्व के लगभग, ये संयुक्त होकर, मतलब ये सारे इकट्ठे होकर, एक साथ होकर दो राज्य एकीकृत हो गए। तो ये सारे इकट्ठे होकर दो राज्य बन गए इस टाइम पे। कौन कौन से? उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र, मतलब लोअर इजिप्ट और जो है अपर इजिप्ट, ये दोनों बन गए, और दोनों की अलग अलग विशेषताएं भी थी। तो इन दोनों की विशेषताएं जो हैं वो अलग अलग हैं। उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो नगर थी तथा संरक्षिका भी बूटो नामक नाग देवी थी जिसका रंग लाल था। तो जो उत्तरी मिस्र है, उत्तरी और दक्षिणी मिस्र दो भागों में डिवाइड हुई थी। तो उत्तरी मिस्र की जो राजधानी थी वो क्या थी? बूटो नगर थी। और यहाँ की जो संरक्षिका थी, मतलब इनकी जो देख रेख करती थी, तो संरक्षिका बूटो नामक नाग देवी थी जिसका रंग लाल था। तो यहाँ पे एक देवी को ये मानते थे, नाग देवी, उनका रंग कैसा था? लाल होता था, जो बूटो नगर की संरक्षिका थी। तो दक्षिणी मिस्र की राजधानी नेखव नगर थी तथा विशिष्ट रंग श्वेत था। अब देखिए, जो इनका रंग तो नाग देवी थी और इनका रंग लाल था, और जो दक्षिणी मिस्र था उसकी राजधानी क्या थी? नेखव नगर थी, और इनका विशिष्ट कलर कौन सा था? वाइट कलर था, श्वेत रंग था। तो ये आपका जो है प्राग्वंशी युग है। अभी आपका आगे थोड़ा और प्राग्वंशी युग बाकी है, वो भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हों तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जूम मीटिंग पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका मिस्र की कला स्टार्ट हो गया है, मिस्र युग स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से पढ़ते चलिए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।